स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से। आवाज नहीं आ गई? हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रोग्राम में। और ये है आपकी सॉइल साइंस की क्लास, या बिल्कुल 101% सॉइल साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। और हम लोग आज थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। कल हम लोगों ने ना इसका डेफिनेशन पढ़ा, सॉइल एज ए ग्रोथ मीडियम, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, मतलब इस तरह से करके काफी सारे टॉपिक हम लोगों ने कल डिस्कस किए। आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। यस स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, थोड़ा बहुत तो कल हमने इसके बारे में स्टडी भी किया था और आज थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। और लेट्स स्टार्ट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। राइट, देखिए आप अगर किसी सॉइल को देखेंगे, कि आइडियल सॉइल जो होती है उसमें आधा भाग, बोले तो 50% सॉलिड होता है रे बाबा, सॉलिड होता है रे बाबा। कितना परसेंट सॉलिड होता है? 50%। ये आपका सॉइल है, इसका आधा भाग तो सॉलिड होता है, ठोस होता है। आधा में ठोस रे, टरडम डम टरडम टर। आधे में तो क्या हो गया भाई साहब? ठोस हो गया या सॉलिड हो गया। और आधे में जो है ना वो पोर स्पेसेस या रंध्रावकाश होता है। सब जानते हैं, मुझे पता है बच्चे सब जानते हैं कि आधे में तो रंध्रावकाश होता है, पोर स्पेस होता है। अब ये जो बच गए, मतलब इनको फिर वापस डिवाइड करें ना, तो ये जो है ना, ये ठोस वाला, इसमें 45%, 45% ये होता है मिनरल, या फिर बोलते हैं खनिज, या फिर कुछ लोग इसको इनऑर्गेनिक भी या
अकार्बनिक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। इनऑर्गेनिक मैटर भी कह सकते हैं। कितना परसेंट है बाबा इनऑर्गेनिक? 45 आइडियल सोइल में। अब ये 5 रह गए ना, 50 में से 45 तो मिनरल या खनिज हो गया। अब ये 5 जो परसेंट रह गए ये आपका ऑर्गेनिक है, जीवांश पदार्थ है, जीवों का भाग है, ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ या जीवांश है। अब इधर वाली पकड़ो, इधर वाली में क्या होगा? जो रंध्रावकाश है। पहली बात तो ये पोर स्पेस कहते किसे है? मिट्टी का वह भाग जो ठोस से घिरा हुआ नहीं होता है, द पार्ट ऑफ द सोइल विच आर नॉट ऑक्यूपाइड बाई द सॉलिड, पार्ट ऑफ द सोइल विच आर नॉट ऑक्यूपाइड बाई द सॉलिड। तो मिट्टी का वह भाग जो ठोस से घिरा ना हो या जिसमें सॉलिड पार्ट ना हो, नॉट ऑक्यूपाइड बाई द सॉलिड, वो ठोस कहलाता है। वो आपका जो मतलब सॉलिड के अलावा जो बच गया ना, सॉलिड नहीं होनी चाहिए, सॉलिड के अलावा बाकी जो बच गया वो पोर स्पेस है, मतलब खाली जगह होगी रे बाबा, बीच में खाली खाली जगह होगी। अब उस खाली जगह में भी क्या होगा? 25 में तो पानी भरा है, टरडम डम टरडम टरडम, 25 में भरी है हवा, एयर या वायु भरी है। कोई दिक्कत है? चलिए मैं थोड़ा डायग्राम से बता देता हूं। ये आपके बीच में एक दिख रहा होगा डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में अगर कोई इंसान ऐसे लाइन खींच लेता है, मान लो खींच लेता है आदमी है, खींच ले लाइन में तो क्या दिक्कत है? तो उसने मान लो यहां से लाइन खींच लिया, सही सही बताना भाई साहब, छत्रपति शिवाजी, सही से बताना आप। अगर मैं यहां पे लाइन खींच दूं तो क्या ये आधा भाग नहीं हो गया इधर वाला? सर आधा हो गया ना, ये आधा इधर वाला ऊपर वाला, आधा इधर वाला। इस आधे में क्या हो गया? इधर वाले आधे को क्या बोलेंगे इसको? सर ये तो पोर स्पेस है, रंध्रावकाश है, पोर स्पेस है या रंध्रावकाश, ये तो कौन हो गया? सर पोर स्पेस, और इसका परसेंटेज कहलाता है पोरोसिटी। और फिर इधर वाला कौन हो गया जो आधा ठोस ठोस सा है, बराबर सा है? सर ये तो सॉलिड हो गया। ये क्या हो गया बाबा? सर ये तो सॉलिड हो गया, SOLID सॉलिड हो गया। चलिए फिर बात करते हैं पोर स्पेस कहते किसे? अभी जस्ट मैंने बोला व्हाट इज पोर स्पेस? मिट्टी का वह भाग जो ठोस से घिरा हुआ नहीं होता है, द पार्ट ऑफ द सोइल विच आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड, ठोस से घिरा हुआ नहीं होता, वो पोर स्पेस हो गया। अब पोर स्पेस में देखो, आधे में पानी भरा है, टरडम डम टरडम टरडम, आधे में क्या भरा हुआ? देखो ये आधे में तो भरा हुआ है पानी, आधे में है हवा, तो 50 का हिसाब तो पूरा हो गया। अब बच गया जो है ना सॉलिड, इसमें 45% जो क्या लिखा हुआ है? दिस इज योर मिनरल्स। क्या लिखा हुआ है बाबा? मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मैटर। और 5% है ना, 5%, ये देखो पत्ती पड़ी हुई है इसके अंदर, एक 5% आपका हो गया ऑर्गेनिक मैटर। तो क्या मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा? मुझे लगता है शायद मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं कि भैया मिट्टी के 2 भाग हो गए, सॉलिड और पोर स्पेस या रंध्रावकाश। सॉलिड में कौन रहता है सर? 45% में मिनरल रहे है। और ये देखो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब आपको मैं पूछूं इसमें से ठोस कितना है, सॉलिड कितना है? भाई 3 फेजेज हो गई ना सोइल के अंदर, आप बताइए दे कितना है? 3 फेज हो गई। सॉलिड या ठोस कितना है? ये वाला, ये। अब आप कहोगे सर तो 50% है सोइल के अंदर, कितना है बाबा? 50% है। फिर आपको पूछे लिक्विड कितना है? सर ये तो ना 25% है, 25। द्रव कितना है? सर 25%। और ये गैस कितनी है? सर गैसेज है ना, वो भी 25% है। तो गैस और द्रव जहां रहता है वो तो हो गया रंध्रावकाश या पोर स्पेस। और फिर ठोस के 2 भाग कर देंगे भाई साहब, जस्ट ही करने वाले, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम लोग करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वाली स्लाइड पे कर लेते हैं, ये रही। अब आपको क्वेश्चन पूछ दो, कितना मस्त क्वेश्चन है कि पौधे को खाने के लिए मुझे ना फूड चाहिए, मुझे न्यूट्रिएंट चाहिए, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? तो उसके हिसाब से 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, ठोस द्रव, ठोस द्रव, ठोस द्रव, ठोस द्रव। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट ओनली द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुझको खाना ला के दो, या तो सॉलिड से आएगा या फिर लिक्विड से आएगा, गैस से नहीं आएगा। करेक्ट है? हालांकि गैस भी फिक्सेशन होता है बट वो ज्यादा इतना वो नहीं है, इतना बड़ा रोल नहीं उसका। समझ में आ रही भाई साहब? चलिए अब लेते हैं, हाँ ये होते कैसे भाई साहब? फाइन स्टेट में या वेरी फाइन होते हैं। देखो ठोस जो होते हैं ना उस वेरी फाइन होते हैं। ठोस समझ रहे हो, जैसे मिट्टी के कण हो गए, राइट? मिट्टी के कण हो गए तो ये बहुत ज्यादा फाइन होते हैं। अच्छा अब देखो कितना परसेंट, अभी मैंने बताया आपको कितना परसेंट ठोस भागों से गिरा हुआ है, मैंने कहा 50% में गिरा हुआ है। और बाकी जो रंध्रावकाश है उसमें कौन है? जल और वायु रहती है। जहां जल और वायु रहती है या ठोस नहीं रहता है उसी को रंध्रावकाश कहते हैं, राइट भाई? तो फ्रॉम द
हाँ, ये आपका हो गया सोइल में कितना परसेंट तो सॉलिड है। पहली बात तो देखो ये सोइल जो है ना वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर, और 50% कवर्ड किसके द्वारा, सॉलिड कंपोनेंट्स के द्वारा, और बाकी जो है ना रिमेनिंग पार्ट है वो आपका एयर और वाटर हो गया। और जहां एयर और वाटर रहता है वही पोर स्पेस है, या जहां पे ठोस नहीं रहता वही पोर स्पेस है, वही रंध्रावकाश है। तो क्या मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो रहा हूं? आप कहेंगे सर निश्चित रूप से हो रहे। चलिए 4 कंपोनेंट की मैं लिस्ट बनवाता हूं। ये देखिए 4 कौन कौन से कंपोनेंट है, 4 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से। तो देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। पहला खनिज पदार्थ या मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर बोले तो कार्बनिक या जीवांश पदार्थ भी कह सकते हो आप इसको। सॉइल वाटर, पानी रे बाबा, सॉइल एयर, ये 4 कंपोनेंट है। चलिए एक बार सारे के सारे बताएंगे। मिनरल मैटर सर 45% है, ऑर्गेनिक मैटर है सर 5% है, सॉइल वाटर सर 25 एंड सॉइल एयर सर 25। और ये दोनों जहां रहते हैं वही रंध्रावकाश या पोर स्पेस है, और ये दोनों जहां रहते हैं वो सॉलिड है। सर इसका वैसे बनाओ, ये ले वैसे बना ले भाई, देख ले रंबा हो देखो ये आपका सॉइल आ गया, 50% सॉलिड है, दिख रहा है क्या? शायद मुझे लग रहा है दिखने में दिक्कत आ रही है, ये सॉलिड है। ये बना वैसे बना देता हूं मैं, बनाओगे इसको? चलो बना देता हूं बाबा। ये चलो ये ले लेते, ये ठीक है, दिख रहा है कि भाई सबको? चलिए सारे सारे कॉपी खोलेंगे और बढ़ाएंगे। ये आपकी हो गई मिनरल सॉइल, हिंदी में कहते हैं इसको खनिज मृदा। क्या बोलते रे बब्बा? बोला सर इसको बोलते हैं खनिज मृदा, खनिज मृदा, मिनरल सॉइल। इसके 2 पार्ट्स कर देंगे। 50% में क्या हो गया सर? सॉलिड, बोले तो ठोस, ये हो गया 50%। पोर स्पेसेस या रंध्रावकाश, ये वाला पार्ट 2 भाग हो गए ना इसके, तो रंध्रावकाश कितना हो गया सर? 50%। रंध्रावकाश में देखो क्या बढ़ दिया, 25% में पानी भर दिया, 25% में हवा भर दी, तो ये पोर स्पेस का काम तो हो गया पूरा, राइट भाई। अब सॉलिड में देखो 45% में तो है मिनरल्स या मिनरल मैटर, 5% में आ गया आपका ऑर्गेनिक कह दो या इसको जीवांश कह दो। जो बच्चे ना हिंदी बड़ी अच्छी लगती है उनको वो इसको जीवांश पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ भी कह सकता है, कार्बनिक हिंदी के अंदर। और ये मिनरल क्या हो गया? खनिज हो गए। इसके बाद में देखो ऑर्गेनिक मैटर को भी 2 भागों में डिवाइड किया आपकी बुक में। एक तो ह्यूमस, ह्यूमस तो मुझे लग रहा है सारे बच्चे जानते ही होंगे, ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं जो ह्यूमस नहीं जानता है। मैं ह्यूमस की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, गर्मी सी लग रही है मेरे को तो ना थोड़ी घबराहट सी आ रही है, मेरा जी खराब हो रहा है, आ तो बड़ी ह्यूमस हो रही है, वो नहीं है। ये ह्यूमस, ह्यूमस या ह्यूमस है, HUMUS, HUMUS है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? जैसे कोई पत्ती गिरी है, वो पत्ती गिरते ही तो उसको लिटर बोलेंगे, कचरा बोलेंगे, लिटर बोलेंगे। फिर मान लो कुछ माइक्रोब्स ने उसका डिकम्पोजिशन किया, अपघटन किया, उसको सड़ाया, तो थोड़ी वो सड़ गई ना, पार्शियली डिकम्पोज्ड हो गई, तब उसको बोला जाता है डफ। यानी कि लिटर से क्या बन गया? लिटर से बन गया डफ। और जिस दिन भाई वो पूरी सड़ गई ना, उस दिन वो कहलाती है ह्यूमस। तो पहले जैसे कोई आज ही कचरा गिरा है, पेड़ का, पत्ती का, गाय का, भैंस का, कुत्ते का, बिल्ली का, ऊंट का, आम का, अमरूद का, नींबू का, ये सारे हमारे कान, बाल, नाक, कुछ भी गिर गया कट के मान लेते हैं, हड्डी, चमड़ी, कुछ भी, वो सब ऑर्गेनिक मैटर, उसको बोला जाता है लिटर। और लिटर को थोड़ा डिकम्पोज कर दिया तो बन गया वो डफ, डफ, डफ। और डफ जिस दिन पूरा सड़ गया ना बाबा, उस दिन उसका नाम पड़ गया ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस। तो फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर या पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है। ताजा ताजा कोई पत्ती गिरी है, चमड़ी गिरी है, हड्डी गिरी है, बाल गिरे, नाक, कपड़े वपड़े, कुछ भी जो जीवों से मिलते हैं, आपसे, मेरे से, गाय से, भैंस से, इनसे, वो लिटर है। जब थोड़ा बहुत सड़ गया, पार्शियली डिकम्पोज हो गया, थोड़ा बहुत उसका अपघटन हो गया, तो डफ है। और जिस दिन पूरा सड़ गया उस दिन ये बन गया ह्यूमस। तो इधर भी क्या किया हुआ है? 2 भागों में बांट दिया मिनरल मैटर को, उसको ऑर्गेनिक मैटर को, जीवांश पदार्थ या कार्बनिक को। एक तो ह्यूमस आ गया, ये यूं कह दो कि पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ वगैरह आ गया। और दूसरी तरफ आ गए जीवित सूक्ष्म जीव, है ना, सजीव सूक्ष्म जीव आ गए। इधर सूक्ष्म जीव आ गए जो जिंदा है। तो एक तरफ मरा हुआ बोले तो ह्यूमस वगैरह, ये आपका डिकम्पोज मैटर, और एक तरफ आ गया माइक्रोब्स। करेक्ट है भाई। अब लेते हैं मिनरल्स की कहानी। मिनरल जो होते हैं ना, उनको भी 2 भागों में बांटा हुआ है। मिनरल ये देखो 2 भागों में बटे हुए, जिनको आप खनिज कह रहे थे अभी अभी जिनको आपने खनिज कह के संबोधित किया, वो मिनरल भी 2 भागों में बटे होते हैं।
45% होते हैं ना, ये भी दो भागों में बटे होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टेलॉइड्स, एक तो होता है क्रिस्टेलॉइड्स, क्रिस्टेलॉइड्स, और एक होता है कोलॉइड्स। कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टेलॉइड्स एंड कोलॉइड्स? जो एनिमल मेम्ब्रेन को, जंतु झिल्ली को आराम से पार करके चले जाते हैं वो तो कहलाते हैं क्रिस्टेलॉइड्स। जो एनिमल मेम्ब्रेन को पार करते हैं जंतु झिल्ली को, और जो तो पार करते, जो जंतु झिल्ली में से पार निकल गए वो क्रिस्टेलॉइड कहलाए, और जो नहीं पार कर पाए या कम हुए पार, जंतु झिल्ली या एनिमल मेम्ब्रेन से कम पार हुए, है ना, लो परमेबिलिटी इन एनिमल मेम्ब्रेन, वो कोलॉइड्स कहलाए। उनका नाम क्या पड़ गया? कोलॉइड्स। जंतु झिल्ली में से जो कम निकले या निकले ही नहीं, है ना, में मंद विसरित थे, जो धीरे धीरे निकल रहे थे, वो कहलाए कोलॉइड्स। तो जो आराम से निकल गए वो क्रिस्टेलॉइड कहलाए, जिनको थोड़ा निकलने में दिक्कत आई वो कोलॉइड्स कहलाए। आई थिंक, मुझे लग रहा है सारा आपके पास चार्ट बना हुआ भी है और मैंने पूरा समझा भी दिया है। आप कहो तो एक बार मैं वापस इसको बना दूं, या आप कहो तो आगे चला जाऊं, जैसा आपको ठीक लगे प्रभु वैसा ही कर देता हूं। बताओ क्या करना चाहिए? ये आपका जो है ना, इधर से देखो ये बनाया हुआ आ गया व्हाइट पे, कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी इसको एक बार और मैं बता देता हूं। ये देखिए, ये आपका सोयल है, इसको गोल गोल इसमें बढ़ा दिया गया आपकी बुक के अंदर। इसमें यूं करके आधे में तो क्या लिख दिया गया है? सॉलिड कर दिया गया। ये इधर वाला कौन है बाबा साहब? ये आपका बाबा सॉलिड है, ठोस है। कितना परसेंट है? बोला 50% है सर। बहुत अच्छे से याद हो गया अब तो। और ये इधर वाला कौन है बाबा, जिसमें हवा और पानी आ रही? देखो 25% में वाटर है, 25% में क्या है? हवा है। इस वाले एरिया को बोलेंगे क्या? सर ये तो पोर स्पेस है, रंध्रावकाश है। अब इसको भी देखो दो भागों में बांटा हुआ आपके सामने। 45% में कौन आ गया? बोला सर खनिज पदार्थ या मिनरल आ गए 45 में। और 5 में ये कौन आ रहा है? ये वाला, ये आपका ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ आ गया। मुझे लग रहा है सारा समझ आ गया। इसमें टाइम खराब अपने को नहीं करना है। अब आपसे जो कोई पूछे कि जल और वायु का अनुपात बताओ कितना है इसके अंदर, वाटर और इसका, तो 50-50 हो गया ना। 25 में तो पानी भरा है, 25 में भरी हवा। तो वैसे तो 25-25% है, लेकिन कोई ये कहे कि मैनू तो सिर्फ इसमें से बता दो आप, तो है ना भाई, ये इसमें से बता दो, केवल ये, केवल इसमें से बता दो, तो अकेले इसको अपन 100 मानते हैं। तो ये 25 नहीं, फिर आधा तो 50 हो गया ना बाबा, 50%। और ये कितना हो गया? 50%। रेशियो क्या हो गया? 1:1। एक भाग में पानी भरा है, एक भाग में हवा। आप कहो तो 50-50, नहीं तो कह दो 1:1, ऐसे भी कह सकते हो। समझ में आ गया भाई? तो यही लिखा हुआ देखो कि हवा और जो जल है, जल और हवा, उसका रेशियो क्या होगा? 50-50 या 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। लेकिन मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। तो रेशियो ऑफ वाटर, थोड़ा सा देखिए आप, रेशियो ऑफ वाटर एंड सॉइल इज 50-50। कितना भाई? 50-50। लेकिन मौसम के हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकता है, बदल सकता है ना, एटमॉस्फेयर कंडीशन के हिसाब से। जैसे भाई साहब बरसात हो गई तो पानी ज्यादा आ गया रे बाबा, पानी ज्यादा आ गया, और कम कौन हो गई? हवा कम हो गई। अब मान लो गर्मियों का टाइम है, मई का मौसम है, भयंकर गर्मी चल रही है, बरसात की बूंद नहीं बरसी, तो हवा ज्यादा हो गई। फिर क्या होगा? हवा 25 से 35 और 40 ऐसे ले जाएगी, और पानी हो जाएगा कम। इसका मतलब रेशियो जनरली 50:50 इन द सॉइल होता है, बट बेस्ड ऑन द वेदर एंड एटमॉस्फेयर कंडीशन, मौसम और वातावरण की कंडीशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है इसका रेशियो, चेंज भी हो सकता है इसका रेशियो, चेंज भी हो सकता है इसका रेशियो। अब एक को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे मिनरल मैटर। मिनरल मैटर आता कहां से? मिनरल मैटर आता है भाई साहब रॉक से, चट्टानों से आता है ना। अब खनिज पदार्थ जो मिनरल मैटर में मेन कौन है? खनिज है, क्योंकि रॉक्स किससे बनी होती है? कल बताया था मैंने आपको, खनिजों से। चट्टान बनी छे खनिजासु, खनिज बना है तत्वासु, तत्व बना अणुआसु, अणु परमाणुसु। इंग्लिश से बोले तो रॉक्स बनी है मिनरल से, मिनरल बने हैं एलिमेंट से, एलिमेंट बने हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बने हैं एटम से। ऐसे तो बनता है रे बाबा, ऐसे ही तो बनता है। चाहे आप इसको नोट कर लो, ये बेसिक कंसेप्ट है कि कौन कैसे बनता है। जैसे रॉक्स, चट्टाने, ये हो गई आपकी चट्टाने, बोले तो रॉक्स।
और रॉक्स किससे बनती है, लिख लेना भाई साहब, लिख लेना, ये बनती है मिनरल या खनिजों से, खनिज से बनती है रे बाबा, खनिजों से बनती है, बोले तो मिनरल से बनती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख देंगे मिनरल से बनती है, हिंदी वाले मिनरल लिख सकते हैं। खनिज किससे बनते हैं सर, तत्वों से बनते हैं। ये तो किससे बनते हैं रे बाबा, तत्वों से, बोले तो एलिमेंट से। फिर एलिमेंट किससे बनते हैं सर, अणुओं से, अणुओं से बनते हैं, बोले तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनते हैं। और मॉलिक्यूल किससे बनते हैं सर, परमाणु से बना है, एटम से बना है, एटम। आप उल्टा भी बोल सकते हो, एटम से बनते मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स, एलिमेंट से बनते मिनरल, मिनरल से बनती रॉक है। अब आप रॉक को तोड़ो, आप तो भाई साहब किसी की मानो ही मत, रॉक को तोड़ो तो वापस मिनरल आ जाएंगे। इसका मतलब मिट्टी में क्या भरे होते हैं, मिनरल भरे होते हैं। मिट्टी किससे बनी होती है, 45% तो मिनरल है भाई साहब, सबसे ज्यादा मिनरल ही होता है। अब मृदा में खनिज पदार्थ कितने बड़े होंगे, आकार कितना बड़ा होगा, उनका संगठन कैसा होगा, को किसके बने होंगे, उनका कंपोजिशन क्या होगा, वो तो भैया उसके मम्मी पापा पे डिपेंड करता है, बोले तो पैतृक पदार्थों पे डिपेंड करता है, बोले तो चट्टान पे डिपेंड करता है भाई साहब। उस मिट्टी में, जो मिट्टी आप पढ़ने जा रहे हैं, उस मिट्टी में कैसे होंगे मिनरल, वो तो उसके पापा जी बताएंगे, मम्मी जी बताएंगे, बोला तो चट्टाने बताएगी, उनके हिसाब से होगा। चट्टानों में अगर मिनरल बढ़े तो भाई साहब बढ़े ही रहेंगे मिट्टी में भी, क्यों भाई। तो द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मिनरल इन सॉइल इज अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट मटेरियल। ये पेरेंट मटेरियल कौन है रे बाबा, ये भाई साहब पेरेंट मटेरियल तो रॉक्स है, सोलम है, रिगोलित है। अब ये आते कहां से, ये तो रॉक से आते हैं। सारे के सारे खनिज या मिनरल किधर से आने का बाबा, वेदरिंग ऑफ रॉक से आने का। मेरी बातें समझ में आ रही है, शानदार समझ में आ रही है कि भाई साहब खनिज पदार्थ मिट्टी में जो मिनरल होते हैं, क्योंकि रॉक टूटेगी तो सोइल बनेगी, सोइल में भी मिनरल ही होंगे, क्योंकि रॉक में मिनरल होते हैं। उनका साइज किस पे डिपेंड करेगा, पेरेंट मटेरियल यानी रॉक्स पे या चट्टानों पे डिपेंड करेगा। वो उसका कंपोजिशन क्या होगा, अंदर मिनरल कौन कौन से जो है ना मॉलिक्यूल्स या एटम्स वगैरह होंगे, वो उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, बोले तो पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है या रॉक्स पे डिपेंड करता है। अभी आते कहां से मिट्टी के अंदर मिनरल्स, ये चट्टानों के ब्रेक डाउन होने से या टूटने से आते हैं। अपक्षय क्या होता है, टूटना, चट्टान का टूटना, वेदरिंग, वेदरिंग या हिंदी में कहते हैं अपक्षय। तो दीज मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। अब मैं केवल ये पूछूं कि भाई साहब जो सॉलिड पार्ट है ना, सॉलिड, उसके कितने परसेंट मिनरल है, सिर्फ सॉलिड के, सिर्फ सॉलिड का कितना परसेंट मिनरल है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे सर 90% है। क्यों, जैसे ये सॉइल है, छोटी सी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाई थी, ये सॉइल है, और इस सॉइल के 50% में तो अपन ने क्या बनाया था, रंध्रावकाश, जिसमें 25% में तो आपकी वायु थी या एयर थी, और 25% में आप वाटर कह रहे थे, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए इधर वाले को। अब ये जो बच गया ना आपके पास इधर वाला 50%, इस 50 में आपने कहा था कि 50 में तो 45 है, लेकिन जब अपन इसको 100 मान रहे हैं तो ये 90% नहीं होगा क्या। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 90% होगा कि नहीं होगा। बाएं वाणो, अगर हम सॉलिड लेंगे तो ये 90 होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये कितना हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर, ये 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे बाबा, 10%। समझ में आ रही मेरी बात। अगर मैं केवल सॉलिड की बात करूं, मुझे बात नहीं करनी रंध्रावकाश की, मुझे बात नहीं करनी मिट्टी उसकी हवा की और पानी की, तो क्या ये 50% 90% नहीं हो गए क्या, ठोस के सर हो गए, 100% हो गए, क्योंकि 45 का डबल हो जाएगा ना जब अपने 50 को 100 बना लेते हैं। तो ठोस भाग के 90% ज्यादा तो क्या होते हैं, मिनरली होते हैं, जो अलग अलग आकार के कणों में होते हैं। तो मोर देन 90% ऑफ द सॉलिड पोर्शन कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स विच आर फाउंड इन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, जो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स में मिलते हैं। चलिए वो पार्टिकल साइज में आपको बता देता हूं कितनी कितनी, कल भी मैंने बताई थी, एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। इस डायग्राम में कुछ दिख रहा होगा आपको, उसकी साइज में एक बार रिपीट कर देता हूं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, पर पढ़ना एक ऐसी चीज है जिसको बार बार पढ़े तो अच्छा लगता हो, ऐसे नहीं कल बता दिया तो आज नहीं, हम फिर से एक बार करेंगे। देखिए सबसे बारीक जो मिट्टी के कण होते हैं, कल भी कहा था मैंने आपको, उनको आप क्ले बोलने वाले हैं, क्ले। कोई हिंदी में उसको मृत्तिका भी कहता है। मैं तो कह रहा हूं जब कहना ही आपने नाम ही अगर इसका पहली बार सुना है तो क्ले बोलना चालू कर दो। इसको मृत्तिका जब भी आए तो मृत्तिका के 2 चाटा रख के और भाई साहब इसको क्ले बोलो। क्ले की साइज कल भी मैंने कहा था, इसको नोट कर लेना, लेस देन 0.002 mm,
परमानेंट याद लेना। क्ले की साइज क्या होती है? 0.002 mm से कम। ये साइन है से कम का हो गया। इसको भी कभी समझना हो तो मेरे को बोल देना, कमेंट करके बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे इससे थोड़ी बड़ी, उसको बोलते हैं सिल्ट। और सिल्ट को हिंदी में सिल्ट भी कहते हैं, कई लोग इसको गाद भी कहते हैं, मैं तो कहूं सिल्ट ही कहूं। और इसको क्या करना है, पहले इसको लिख लो वापस 0.002। और पॉइंट किसका दो? हम तो जी पॉइंट किसकाते हैं बचपन से ही। तो यहां पर क्या किया, 0.02 mm के बीच कर दिया। अब इससे थोड़ी बड़ी आएगी, वो सैंड आएगी। देखिए मिट्टी के 3 ही प्राथमिक कण होते हैं, सैंड, सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड, सिल्ट, क्ले प्राथमिक, सैंड, सिल्ट, क्ले प्राइमरी, सैंड, सिल्ट, क्ले प्राथमिक। कल भी कहा था 3 पार्टिकल इसके प्राइमरी होते हैं, सैंड है, सिल्ट है, क्ले। अब आपकी क्ले भी आ गई, सिल्ट भी आ गई, अब सैंड का नंबर है। तो सैंड को ना 2 ग्रुप में बांट लेते हैं, इजी गोइंग हो जाता है याद करने के लिए। एक तो फाइन सैंड, फाइन सैंड बोले तो महीन बालू, फाइन सैंड बोले तो महीन बालू। महीन बालू बहुत इजी है दादा, इसको पहले वाले को वापस लिख ले, इसको 0.02। और पॉइंट किसका दो, इधर पॉइंट किसका दो जी, हम तो पॉइंट किसकाते हैं बचपन से ही। तो ये लो पॉइंट किसका दिया। अब थोड़ी मोटी बालू, कल ले चुके हैं वैसे हम ऑलरेडी, अब लेते हैं मोटी बालू, कोर सैंड। कोर सैंड कह दो या मोटी बालू कह दो। मोटी बालू में क्या होगा, फिर उसको वापस लिखो उधर वाले को, 0.2 था ना, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, 0.2 से 2 mm के बीच, 0.2 से 2 mm के बीच। अब इससे बड़ी आ गई, जय जय शिव शंकर, उनको बोलेंगे कंकड़, कंकड़ पत्थर है, उसको ग्रेवल बोलेंगे। अगर 2 mm से बड़ी आ गई, इससे बड़ी, अब उसके लिए वर्ड आता है ग्रेवल। ग्रेवल कह दो, कोई उसको बजरी कहता है, कोई उसको कंकड़ पत्थर कहता है, कुछ भी कह दे फर्क नहीं पड़ता है ना। ये 2 mm से बड़ी होती है, इसको क्या बोलेंगे आप, मोर देन 2 mm। आप क्या बोलने वाले रे बाबा इसको, मोर देन 2 mm। तो इसकी साइज क्या रहेगी, 2 mm से ज्यादा, 2 mm से बड़ी। समझ में आगो के भाई। ये इसके मेन मिनरल पार्ट में ही आता है, खनिज पदार्थ में। ये मिनरल्स है सारे, ये सारे के सारे जो पार्टिकल है मिनरल्स है। ये मिट्टी के सॉलिड पार्ट में, इनऑर्गेनिक पार्ट भी कह दो, चाहे इनको अकार्बनिक भाग कह दो, चाहे मिनरल कह दो, ये दोनों इसके अंदर है। मुझे लग रहा है शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसकी साइज मैंने यहां पर लिखी है, इसकी 2 mm से ज्यादा। कल भी मैंने बताया था, लेकिन आज फिर ये टॉपिक ये चाहता है कि मुझे बताओ, ये आपको दिख रही है इसमें कुछ लाल लाल सी मिट्टी, ये कोई चावल नहीं है, गाजर का हलवा नहीं है, ये क्ले है। क्ले, क्ले का कलर कैसा भी होता है, अगर ऑर्गेनिक मैटर होता है तो ये काली टाइप की होती है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है तो ये जो है ना इस तरह की भी हो सकती है। ये लोम, ये सैंड, बालू, बालू तो भाई साहब छर्रो है, सब जानो। ये सिल्ट बेटा, ये कौन है, इनका तीनों का नाम लिखा हुआ है लेकिन आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये तो है सैंड। ये कौन होगी भाई, ये तो सैंड है। ये थोड़ा कलर में इसका ब्लैक ले लेता हूं, ये तो सैंड है, ठीक है। और ये आपकी ये वाली, ये क्ले है। और ये लोम है, लोम जानते हो, लोम बताता हूं मैं आपको। और ये सिल्ट है। जैसे इसकी साइज पूछे तो 0.002 mm से कम, इसकी साइज पूछे तो 0.002 से 0.02 mm के बीच होती है। सैंड की बोले तो 2 mm तक होती है, 0.02 से लेके, है ना, 0.02 से 2 तक होती है। ये लोम जो है ना, इनका तीनों का मिक्सर होता है। जब कोई तीनों, सिल्ट भी, सैंड भी और क्ले, अगर तीनों का गुण हो किसी एक ही मिट्टी में, तीनों के गुण अगर एक ही मिट्टी में आ जाए ना बाबा, तब उसको कहा जाता है लोम। लोम, दोमट, दोमट, लोम, लोम, दामट, दामट, लोम, लोम। तो देखो मृदा में क्या मिला, कंकड़ पत्थर मिले, ग्रेवल, बालू या सैंड मिली, सिल्ट मिली या क्ले मिली, है ना। इट्स कंटेंट इन द फाउंड इन द ग्रेवल, ग्रेवल के रूप में मिली है, स्टोन्स के रूप में मिली, ग्रेवल स्टोन्स वही आ गए, वो कंकड़ पत्थर 2 mm ज्यादा वाले, सैंड, सिल्ट और क्ले के रूप में मिली। समझ में आ गई करा बाबा। अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें कुछ मिनरल की बात भी करते हैं। आपको ध्यान है, कभी आपने प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल पढ़ाओ, किसी बच्चे ने प्राइमरी या सेकेंडरी मिनरल पढ़ाओ, नहीं पढ़ा तो बता देता हूं आपको। 2 तरह के मिनरल आते हैं भाई साहब, एक अभी आगे पढ़ेंगे, इनको डिटेल हो सकता है आज आ जाए, नहीं तो कल वाली क्लास में तो आएंगे 100%। एक तो होते हैं प्राइमरी मिनरल, बोले तो प्राथमिक खनिज,
एक होते हैं सेकेंडरी मिनरल, बोले तो द्वितीय खनिज, हिंदी में क्या बोलेंगे, द्वितीयक। हिंदी की थोड़ी अशुद्धि हो सकती है, देख लेना भाई साहब, है ना, कोई ज्यादा कोई मात्रा मूत्रा का हो तो माफ कर दियो भाई। और ये आपका प्राथमिक, प्राथमिक खनिज है। इनकी साइज ना किसी को बताना मत, ईमानदारी से किसी को मत बताना। ये जो प्राइमरी मिनरल होते हैं ना, ये कल्ले से बड़े होते हैं, कल्ले से बड़े होते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, कल्ले से बड़े। इनको क्या बोलेंगे सर, कल्ले से बड़े। ये कल्ले से बड़े होते हैं, मतलब इनकी साइज होती है 0.002 mm से ज्यादा। हाँ, ये इससे ज्यादा होता है, से अधिक होता है। अरे तेरी कसम है, प्राथमिक की, प्राइमरी मिनरल की साइज जो होती है ना, वो इससे बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है, कले से बड़ी होती है। मोर देन 0.002 mm, या इनको यूं कहते हैं कि 2 माइक्रोन से बड़े होते हैं, 2 माइक्रोन से बड़े होते हैं। और ये जो सेकेंडरी है ना, ये कले जैसे होते हैं। कले की साइज याद करो, देखिए 0.002 mm से कम, 0.002 mm से कम। सच्ची सच्ची बताना, आप अपनी ईमानदारी से बताना कि सेकेंडरी खनिज ज्यादा किसमें मिलेंगे, कले में मिलेंगे या सिल्ट में मिलेंगे या सैंड में मिलेंगे। आपके आत्मा से एक आवाज निकल रही होगी, आपके अंदर से एक आवाज आ रही होगी, सर सेकेंडरी तो क्ले में होंगे। क्ले में क्यों होंगे सर, इसकी साइज ही क्ले जैसी है। सेकेंडरी मिनरल की साइज ही कैसी है सर, क्ले जैसी है। क्ले की साइज क्या होती है, जिसे अपन मटकी बनाते हैं, ऐसे ऐसे चाय जैसा रूप देते हैं। जानते हो क्ले क्या होती है, क्ले में प्लास्टिसिटी बहुत होती है। आप ऐसे लेके ऐसे ऐसे करोगे तो गोली बन जाएगी। सरदार मैंने आपका नमक है, अब गोली खा, राइट। और ऐसे ऐसे करोगे तो धागा बन जाएगा बाबा। थोड़ा ऐसे ऐसे करोगे तो बड़कूलिया बन जाओगा। बड़कूलिया जानो, बड़कूलिया गोबर के बनाते हैं, वैसे बन जाएगी। छोटे छोटे बच्चे ना क्ले के टायर बना के घूमते हैं। हाँ, टायर बना के, मतलब टायर बना के, ट्रैक्टर बना के ऐसे 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 चलते हैं छोटे छोटे बच्चे। वो क्ले होती है, क्ले से ही मटकी बनती है। हाँ, मटकी बनती है क्ले से। मटकीर ये अपने आते हैं ना घर पे, छोटी मटकीर, कूलड्यार, डकनार, डोबलार, तवोर, ये क्ले के बनते हैं, क्ले के बनते हैं। अब क्ले में, क्ले की साइज तो सेकेंडरी मिनरल जैसी है, क्ले की साइज तो सेकेंडरी मिनरल जैसी है। इसका मतलब सेकेंडरी मिनरल ज्यादा कहां मिलेंगे, क्ले में, क्ले में। सेकेंडरी मिनरल क्ले में, क्ले में। सेकेंडरी मिनरल क्ले में, क्ले में। सेकेंडरी मिनरल क्ले में, क्ले में। और प्राइमरी, प्राइमरी मिलेंगे भाई साहब सिल्ट और सैंड में, बालू और सिल्ट में, क्योंकि इनकी साइज ही क्ले से बड़ी होती है। हे प्रभु, क्ले से बड़े तो फिर से मतलब सिल्ट और सैंड हो गई, फिर उससे बड़े तो ग्रेवल भी हो गई। लेकिन ग्रेवल तो यहां अपन पढ़ेंगे ही नहीं, ग्रेवल तो मिट्टी में आते ही नहीं। अब पक्की बात ये हो गई, समझ में आ गई पक्की। तो क्ले में मिलते सेकेंडरी मिनरल, द्वितीय खनिज सेकेंडरी मिनरल, अबेर हमारा सेकेंडरी मिनरल। और सैंड और सिल्ट में, ये कहां मिलेगी, ये सैंड और सिल्ट में, सैंड एंड सिल्ट। जो क्ले से बड़े होते हैं ना, तो इनकी साइज भी क्ले से बड़ी होगी, देखो। तो ये इसमें मिलेंगे, 2 माइक्रोन से ज्यादा होते हैं। और ये क्या होगी, इनको माइक्रोन में बोलोगे तो क्या होगा, ये इसको क्या बोलोगे आप, 0.002 mm से कम को 2 माइक्रोन से कम भी बोल सकते हो। 2 म्यू या माइक्रोन से कम तो क्ले हो गई, तो ये भी वही साइज के हो गए। तो अब देखना भाई साहब, ये कितना शानदार कंसेप्ट पकड़ लिया आप लोगों ने। देखो आप, ये रे कि बालू में ना, बालू और सिल्ट में क्वार्ट्ज और फेल्सपार ज्यादा होते हैं। क्वार्ट्ज और फेल्सपार ज्यादा होते हैं रे तेरे बालू और सिल्ट के अंदर। करेक्ट है भाई। तो द सैंड एंड सिल्ट पोर्शन ऑफ द सॉइल कंटेन्स मिनरल लाइक क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार। और किसी को बताना मत भाई साहब, ये क्वार्ट्ज और फेल्सपार ना प्राथमिक खनिज होते हैं। यहां प्राथमिक खनिज होते हैं। अरे क्या प्राथमिक होते हैं? प्राथमिक तभी तो भैया क्ले से बड़े हैं, और तभी ये सैंड और सिल्ट में ज्यादा मिल रहे हैं। अब देखते हैं क्ले में क्या मिलेगा। ये आपको फोटो भी दिखाई मैंने, ये देखो कितना मस्त फोटो है। ये फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है। ये फेल्सपार है, ये क्वार्ट्ज है। अब आप ये मत कहना सर आप तो कह रहे हो बालू में इतने मोटे मोटे थोड़ी मिलेंगे, ये तो मिनरल है भाई, इसका पाउडर हो जाता है बाद में बेदरिंग होके, है ना, मिट्टी के अंदर इनका पाउडर मिलेगा आपको। और अब देखो क्ले में क्या मिलेगा, जिसको आप मर्तिका कहते हैं। मर्तिका बोले तो क्ले,
कले में कौन से खनिज ज्यादा होते हैं सर? सेकेंडरी। मैं पूछूं सेकेंडरी क्यों ज्यादा होते हैं? कि सर सेकेंडरी की और कले की साइज एक जैसी है। सेकेंडरी और कले की साइज, सेकेंडरी मिनरल कले में, प्राथमिक मिनरल सैंड एंड सिल्ट। सेकेंडरी मिनरल कले में, प्राइमरी मिनरल सैंड एंड सिल्ट। परमानेंट याद करना, कंसेप्ट है, कंसेप्ट। बिना कंसेप्ट के नहीं चलती है कोई भी सब्जेक्ट। अब बात करते हैं इस खनिजों में क्या क्या होता है। अगर आप खनिजों में जाएंगे ना, मिट्टी के खनिजों में, तो 90% चार ही चीज होती है। एक खनिज को देखा तो ऐसा लगा, 90% में सिलिका, 90% में एल्यूमिनियम, 90% में आयरन, 90% में ऑक्सीजन। यानी कि ये चार, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन, ये चार मिला के मिनरल का 90% पार्ट होते हैं। तो अबाउट 90% ऑफ द मिनरल इन द सॉइल कंटेन सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एंड ऑक्सीजन। एक मिनरल को देखा तो ऐसा लगा, उसमें 90% में सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन है। ओहो, मिट्टी के मिनरल को देखा तो 90% में सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होती है। समझ में आ रहा है भाई? आ रहा है। चलिए ऑर्गेनिक मैटर को पकड़ते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक मैटर। किसको भी सर? मैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मैंने कहा था रे बाबा, क्या कहा था? कि ना जीवांश होते हैं, किसी पेड़ से आते हैं, किसी एनिमल से आते हैं, 5% होते हैं, कभी कभी 3 से 5 भी। ये मैंने कोई ऐसा गोला बनाया रे बाबा, इस गोले के अंदर मैंने आधे में तो कहा ठोस है, सॉलिड है, कितना परसेंट? 50% रे बाबा। और 50% क्या है? पोर स्पेस। पोर स्पेस है क्या रे बाबा? बोले तो रंध्रावकाश, रंध्रावकाश है। अब इस ये जो है ना इधर वाली, इसमें से मैंने कहा बाबा 45% में, 45% में कौन है? बोला इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक, या कोई इसको मिनरल भी कह सकता है, खनिज भी। और 5 में कौन है बाबा? 5 में तो ऑर्गेनिक मैटर है बाबा। 5 में कौन है? 5% ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक को हिंदी में मैंने 4 बार बता दिया, कोई इसको जीवांश पदार्थ कहता है, कोई कार्बनिक पदार्थ कहता है। कहता है क्या? तो ये 5%, कभी कभी जो है ना मिनरल कभी ज्यादा हो गए तो ये 3 से 5 भी हो सकते हैं, बाकी जनरली तो 5 ही होते हैं एक आइडियल सोइल में। तो अब आप इसमें देखो डायग्राम में कुछ आपको दिखा रखा है इन्होंने। ये आपके नीचे मिनरल सोइल आ गई है ना। अब ये देखो हरा हरा सब पत्तियां सी दिख रही है, किसी को पत्तियां दिख रही हो नग्न चक्षुओं से। ये जो पत्तियां पेड़ पौधे है ना, इनको बाबा लीटर बोलते रे। इनको क्या बोलते? इनको लीटर बोलते। थोड़ा सड़ गया ना बाबा, देखो ये नीचे वाला सा एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला देखो गौर से देखो, तो इनको डब बोलते। ये जो पत्तियां हरी हरी पत्तियां आ रही दिख रही, इनको लीटर बोलते। कचरा भी दिख रहा होगा आपको, है ना, घास फूसा, किसी पेड़ की पत्तियां, कागज और अखबार ये पड़े हुए, इनको लीटर बोलते रे बाबा। थोड़ा थोड़ा सड़ गया तो इनको डब बोलते। और जिस दिन ये पूरा सड़ गया तो इसको ह्यूमस बोलते, ह्यूमस, ह्यूमस। तो व्हाट इज द लिटर? अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। लिटर क्या होता है? अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, अनअपगठित कार्बनिक पदार्थ। डफ क्या होता है? पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, है ना, आंशिक अपघटित जीवांश या कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस क्या होता है? फुल्ली डिकम्पोज्ड, पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ। समझ में आ रहा है बाबा? तो ये 3 भाग हो गए इसके ऑर्गेनिक मैटर के, जिसको आप कितना % कह रहे हैं? 3 से 5 कह रहे हैं। तो साफ साफ लिखा हो देखो, जीवांश पदार्थ कह दो चाहे कार्बनिक पदार्थ कह दो, ये पौधों और जंतुओं के अवशेषों के सड़ने गलने से आता है और 3 से 5% वजन के हिसाब से होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज formed as a result of decay of plant. Decay means सड़ना, decay of plant and organic residues, है ना, animal residues, organic residues, है ना, plant residues, इनसे बढ़ता है। और कितना % होता है? 3 to 5% होता है बाई वेट। इनको माइक्रोब्स ना लगातार सड़ाने में लगे हुए। जिस समय में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उस समय भी ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाया जा रहा है, डिकम्पोज किया जा रहा है, लिटर को डफ और डफ को ह्यूमस बनाया जा रहा है। माइक्रोब्स कंटिन्यू लगे रहते हैं, रात दिन लगे हुए आपकी सेवा में, है ना। मृदा में सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? इनका निरंतर विच्छेदन करते हैं, इनको निरंतर तोड़ते रहते हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। प्रोडक्टिविटी मतलब
ये कचरा सड़ता रहता है, न्यूट्रिएंट्स निकल के आते रहते हैं, एनपीके, सीएमजीएस, और पौधों को मिलते रहते हैं। तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज मेंटेन्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिकम्पोजिशन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। समझ में आ रहा होगा भाई। अब इनको देखो, ये कुछ तो पूरे सड़े होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कैसा होता है? न्यूट्रिएंट देने वाला होता है भाई साहब, पोषक तत्व देता है, क्योंकि जब भी जीवांश सड़ता है तो क्या निकलता है? ऑर्गेनिक, वो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज देता, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व देता है, सड़ता है, तो भाई एक पौधा सड़ेगा तो क्या निकलेंगे? एनपीके, सीएमजीएस सब निकलेंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर के फायदे क्या है? चलो बताता हूं। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? मिट्टी के कणों को आपस में ना बांधता है। जीवांश पदार्थ, यस। कार्बनिक पदार्थ, यस। ये मिट्टी के कणों को आपस में बांधता है। आपको ध्यान है, बांधना क्या होता है, जुड़ना क्या होता है? इसके लिए वर्ड आता है सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर, करेक्ट है भाई। सॉइल स्ट्रक्चर, मिट्टी के कण, एग्रीगेशन ऑफ द सॉइल इनटू ए डिफाइंड पैटर्न। मिट्टी के कणों का आपस में जुड़ के कोई ना कोई रूप ले लेना, इसके लिए वर्ड आता है सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, जीवांश पदार्थ या जिनको खाद कहते हो आप, ये मृदा कणों को जोड़ के उसकी संरचना सुधारता है। अब संरचना सुधरी तो कण क्या हो गए? बड़े बड़े हो गए जुड़ के, और बढ़ते ही भाई साहब इनमें तो एक तो मिट्टी में हवा बढ़ गई, वातन बढ़ गया। ये वातन क्या है रे बाबा? वातन होता है वायु संचार। हवा बढ़ गई मिट्टी के अंदर, क्योंकि मिट्टी के कण आपस में जुड़ गए तो गैप बढ़ गया, और एक तो बढ़ गई उसके अंदर एरेशन, हवा बढ़ गई। जल धारण क्षमता बढ़ गई, मिट्टी पानी को रोकने लगी भाई साहब। जब कण बिखरे थे तब तो पानी नीचे ही नहीं जा रहा था अंदर, अब तो भाई साहब मिट्टी के कण आपस में जुड़ गए तो गैप बढ़ गया, तो पानी नीचे जाना भी शुरू हो गया, तो जल धारण क्षमता बढ़ गई। जल धारण क्षमता जानते हो क्या आप? WHC, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कोई बच्चा जानता है क्या? नहीं जानता होगा। चलिए मैं बताता हूं क्या होता है जल धारण क्षमता, किसे कहते हैं, सुनना। केसीए जल की वह मात्रा, केसीए जल की वह मात्रा जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मृदा में शेष रह जाती है, जल धारण क्षमता कहलाती है। या इंग्लिश में बोलता हूं, अमाउंट ऑफ कैपिलरी वाटर, अमाउंट ऑफ कैपिलरी वाटर विच इज हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो पानी ग्रेविटी से या गुरुत्वाकर्षण नीचे गया उसको जाने दो, जो ऊपर रह गया उसको बोलते हैं जल धारण क्षमता। तो ये भी बढ़ जाएगी खाद डालने से। इसके अलावा मृदा की संरचना बढ़ जाएगी, मैंने कहा ना संरचना सुधर जाएगी, मिट्टी के कण आपस में जुड़ जाएंगे। कितना इजी है, मैंने डाला खाद, सॉइल एरेशन बढ़ गया, वायु मिट्टी में बढ़ गई, मैंने डाला खाद या ऑर्गेनिक मैटर, तो WHC बढ़ गई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मैंने डाला खाद या ऑर्गेनिक मैटर, तो सॉइल स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो गई, सही हो गई, मिट्टी के कण आपस में जुड़ गए रे बाबा। समझ में आ गए? अब कैसे कैसे होते हैं ऑर्गेनिक मैटर मैंने समझा दिया आपको। कई बार तो ताजा होते हैं, ताजा को मैंने लीटर कहा, किसी को दिक्कत है तो भी मैं तो उसको लीटर ही कहूंगा भाई साहब, करकट कहूंगा। फिर कई बार आंशिक विच्छेदित होता है, बोले तो पार्शियली डिकम्पोज्ड होता है, उसको आप क्या कह रहे हैं सर? हम उसको डफ कह रहे हैं। कई बार पूरा सड़ जाता है या पूरा डिकम्पोज हो जाता है, पूरा अपघटित हो जाता है, तो हम उसको ह्यूमस कहते हैं। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डिकम्पोज्ड, अनडिकम्पोज्ड, पार्शियली डिकम्पोज्ड और फुली डिकम्पोज्ड। तीनों रूप के अंदर मिलता है, तीनों रूप में मिलता। इसको हटाओ, ये नहीं करने वाला हो गया, इनको हटा दो, जो आपस में चर्चा करते हैं ना उसको हटा दो। ये भैया यहां पर पर्सनल वो नहीं करना है, इसको हटाई दो पूरा सिस्टम से, इसके कमेंट ही बंद कर दो, इसको ब्लॉक कर दो, है ना। पर्सनल वो नहीं करने बेटा, ये थोड़ा सा पहले जो है ना गाइडलाइन पढ़ लेना, ये राजधानी है, ये कोई है ना छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्त। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। अब तेरे कमेंट नहीं आएंगे भाई इस जिंदगी में, तो है ना अगले में आएंगे, क्योंकि दूसरों को बूढ़ा समझने वाले कई बार खुद बहुत परेशान हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट आ गया, पानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पानी, सॉइल वाटर। सॉइल वाटर कितना परसेंट था सर? 25%। मृदा जल कितना था पूरे मिट्टी का? 25% था वॉल्यूम के हिसाब से। पक्का? यस सर पक्का। 25% नहीं था, 25 में हवा भरी थी, 25 में पानी भरा था, दोनों को मिला के रंध्रावकाश निकाला था क्या आपने? वही है।
अब जो जल होता है ना वो रंध्र अवकाशों में ना वेरिएबल फोर्स से जुड़ा होता है। देखो पहले तो द शेयर ऑफ सॉइल वाटर इज 25% बाई वॉल्यूम, बात हो चुकी है पहले ही, हो गई ना भाई। और ये बंदा कहां पर होता कहां पर, ये रंध्र अवकाशों में। रंध्रा नहीं आएगा, रंघरा, रंध्रा नहीं रे, रंध्रा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रंध्रा, धनुष आएगा रंध्रावकाश। तो रंध्रावकाशों में भरा होता है परिवर्तनीय बलों से। परिवर्तन मतलब कई सारे फोर्स से ये बंधा रहता है, कई सारे फोर्स से बंधा होता है, अडेजन फोर्स, कोहेजन फोर्स, कई सारे दूसरे फोर्स इनमें लगे रहते हैं। समझ में आई बात। तो वाटर इज हेल्ड इन द सोइल पोर्स बाय द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फोर्सेज। काम क्या करता है पानी, कल ही पढ़ाया मैंने, पानी काम क्या करता है, पौधों के लिए ना ये न्यूट्रिएंट्स को गोल गोल के ले जाता है ना। प्लांट्स का जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन देते हैं ना, उसमें जल की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है, पोषक तत्वों को घोलता है और पौधे के अंदर पहुंचाता है। तो पौधों के पोषण के लिए मृदा जल की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। पानी की बड़ा रोल है पोषण के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से। ये क्या करता है, साल्ट और मिनरल्स को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटास को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को घोल घोल के पौधे के अंदर पहुंचाता रहता है। द रोल ऑफ सॉइल वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। इट नरिशेज, ये पोषक देता है, द प्लांट्स बाय फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन, उनको घोल के सॉल्यूशन में ले आता है या सॉल्यूशन बना लेता है और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसका सॉल्यूशन, सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स का। समझ में आई क्या बात। तो पानी कोई कमजोर चीज नहीं है बाबा, पानी 25% है टोटल मिट्टी का। पानी वेरिएबल फोर्स से जुड़ा होता है, परिवर्तनशील बलों से मिट्टी के साथ बंधा होता है। और ये न्यूट्रिशन में, पोषण देने में बड़ा अच्छा रोल अदा करता है, क्योंकि सारे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिएंट्स इसी में गुड़ के पौधे के अंदर जाते हैं। ठीक है। अब पानी कैसा होगा मिट्टी के अंदर, वो कई बातों पे डिपेंड करता है। एक तो मृदा की संरचना कैसी है। कोई बच्चा है जो मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर जानता है, कोई है या मैं ही बता देता हूं। चलो, मृदा संरचना मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था, सॉइल स्ट्रक्चर कि भैया मिट्टी के कण जो होते हैं ना, सैंड, सिल्ट, क्ले, प्राइमरी, ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद कोई ना कोई रूप लेते हैं। कभी ये प्रिज्मेटिक होते हैं, कभी ये कोलुमिनर होते हैं, कभी ये गोल गोल होते हैं, कभी ये ब्लॉकी होते हैं, कभी ये नट्टी होते हैं, कभी ये प्लेट जैसे बन जाते, पर अलग अलग रूप लेते हैं। कभी कोई बोल्ट जैसा बनता है, नट, नट्टी, कोई चौक के डिब्बे जैसा बन जाता है जिसकी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, वो ब्लॉकी हो गया, है ना भाई। इसके अलावा कोई ना थोड़े यूं वर्टिकली ज्यादा ग्रो हो जाते हैं, वो प्रिज्मेटिक हो गया। प्रिज्मेटिक अगर किनारे थोड़े से मोटे मोटे हैं तो वो कोलुमिनर हो गया। कभी जो है ना हॉरिजेंटली ऐसे ज्यादा डेवलप हो गया, हॉरिजेंटली ऐसे डेवलप ज्यादा हो गया तो वो प्लेटी हो गया। तो मिट्टी के कणों का आपस में जुड़ के कोई ना कोई शेप ले लेना, कोई ना कोई पैटर्न में आ जाना, कोई ना कोई डिफाइंड पैटर्न में आ जाना, दैट इज सॉइल स्ट्रक्चर। और सॉइल स्ट्रक्चर तभी बनेगी जब मिट्टी के कण आपस में जुड़ेंगे, तभी कोई प्लेट, प्रिज्म जो बनेगी वो तभी बनेगी। तो मृदा संरचना के ऊपर पानी डिपेंड करता है। मृदा संरचना अगर सही है तो पानी मिट्टी में ज्यादा रहेगा। मृदा संरचना अगर सही नहीं है, सही बिखरी बिखरी मिट्टी है, पानी रुकेगा ही नहीं, अंदर जाएगा भी नहीं। एक डिपेंड करता है मृदा गठन पर। मृदा गठन को बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। टेक्सचर जानते होंगे, मृदा गठन कह दो, मृदा कणाकार कह दो, सॉइल टेक्सचर कह दो। ये जानते हो क्या होता है? ये होता है बेटा मिट्टी के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले का रेशियो, प्रोपोर्शन, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। हिंदी में बोले तो मृदा में क्ले, सिल्ट और कण आपके बालू, सैंड, सिल्ट, क्ले, बालू, सिल्ट और क्ले, इनका कितना रेशियो है, कितना अनुपात है, बालू ज्यादा है या क्ले ज्यादा है ना, तो वो टेक्सचर कहलाता है। तो टेक्सचर, तो पहली बात हो देखो, टेक्सचर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बदला नहीं जा सकता। मिट्टी का कोई ऐसा गुण बताओ जिसको बदला नहीं जा सकता, सॉइल टेक्सचर, वो तो वही रहेगा। क्ले तो क्ले ही रहेगी, सिल्ट है तो सिल्ट ही रहेगी, वो है तो उतना ही अनुपात में रहेगी वो तो। लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है पानी कितना रहेगा अंदर। जैसे क्ले फाइन टेक्सचर्ड सोइल है, मान लो क्ले की मात्रा ज्यादा रुकेगा। ऐसे कार्बनिक पदार्थ का फर्क पड़ता है। अगर कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक कोलोइड्स ज्यादा है, कार्बनिक कोलोइड्स बोले तो ह्यूमस ज्यादा है, तो पानी ज्यादा रुकेगा। ऐसे ही इनऑर्गेनिक कोलोइड्स, अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स, अकार्बनिक जानते होगे, सिलिकेट क्ले, आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर मतलब क्ले ज्यादा है ना, कोलोइड्स कहते हैं बारीक कणों को, बारीक कण,
और कोलोइड्स को दो भागों में बांटा गया बेटा। ऑर्गेनिक कोलोइड्स ह्यूमस कहलाती है, कार्बनिक कोलोइड तो ह्यूमस होते हैं, अकार्बनिक होती है उसको दो भागों में बांटते हैं, सिलिकेट क्ले भी होती है, आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। तो इनके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर कोलोइड ज्यादा है तो पानी ज्यादा रुकेगा, सीधी सीधी बात है। मृदा संरचना सॉइल स्ट्रक्चर अच्छी है तो मिट्टी में पानी ज्यादा, मृदा गठन सॉइल टेक्सचर अगर क्ले ज्यादा है तो पानी रुकेगा या पानी ज्यादा होगा। ऑर्गेनिक कोलोइड इनऑर्गेनिक कोलोइड बोले तो ह्यूमस वगैरह या सिलिकेट क्ले वगैरह या आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये है ज्यादा तो पानी ज्यादा रुकेगा। और फिर रंध्रावकाश भी डिपेंड करता है, क्योंकि पानी रहेगा कहां, पोर स्पेस में। कहां रहेगा भाई, पोर स्पेस में। तो अगर रंध्रावकाश या पोर स्पेस ज्यादा है तो भी मिट्टी में पानी ज्यादा मिलता है। तो अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर डिपेंड, सॉइल वाटर की अमाउंट डिपेंड करती है ऑन सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना पे, सॉइल टेक्सचर, मृदा गठन या मृदा कणाकार पे, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड्स, है ना, जो कोलॉइड्स उनकी नेचर पे, चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, और अमाउंट ऑफ पोर स्पेस पे। 25% में पानी रहता है, पोर स्पेस पे 25 में ही हवा रहती है। लेकिन मान लो ज्यादा है किसी मिट्टी में रंध्रावकाश या पोर स्पेस, तो हो सकता है उसमें पानी ज्यादा भी मिल जाए या हवा ज्यादा भी मिल जाए। अब शुरू करते हैं मृदा वायु सॉइल एयर। चौथा आ गया, हमने गोला बनाया था उसमें से एक एक को ले रहे हम। पहले हमने मिनरल ले लिया रे बाबा, उसके बाद कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर ले लिया, फिर उसके बाद अभी हमने सॉइल वाटर पूरा कर दिया। अब हम पहुंच गए हैं सॉइल एयर पे। अब कोई बताएगा सॉइल एयर कितनी होती है? ये मृदा कणों के बीच में जो ये जगह दिख रही है ना बीच बीच में, ये सॉइल एयर है। ये मिट्टी कण के चिपका हुआ जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये तो सॉइल वाटर है, आर्द्रता ग्राही जल है। ये तो आर्द्रता ग्राही जल है, ठीक है। और ये बीच में जो सफेद सफेद दिख रहा है ये आपका हवा है। और दोनों पता कितने कितने होते हैं? 25-25%। रंध्रा अवकाश में 25% हवा और स्पेस में 25% एयर है, 25% ही वाटर है, ठीक है भाई। तो द वॉल्यूम ऑफ सॉइल एयर इन द पोर स्पेस इज 25%। रंध्रावकाश में मृदा वायु का आयतन 25% है, ठीक है। CO2 कल भी मैंने कहा था, CO2 होती है 0.333 होती है क्या, ठीक है। और अलग, हाँ, तो वायु रंध्रावकाशों में रहती है और ये अलग अलग जो है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम रहती है। सॉइल एयर इज प्रेजेंट इन द पोर स्पेसेस। रंध्रावकाश जो आधे होते हैं 50%, उसमें आधे में भी आधे में आधे की भी आधे में रहती है। ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। अनइवन बोले तो कहीं ज्यादा कहीं कम, इस तरह से रहती है। अब लेते हैं क्या क्या होती है। देखो मृदा में CO2 जो होती है ना बेटा, वो 0.3%, वेरी मोस्ट। कल भी मैंने कहा था, कल भी कहा था मैंने, आज भी कहता हूं मैं, कि मिट्टी में CO2 जो होती है वो उसमें मिट्टी में तो 0.3%। मिट्टी में तो कितनी होती है CO2? 0.3। और वायुमंडल में कितनी होती है? 0.03। ये बुक्स में तो 0.03 है, मैंने कल भी कहा था आपको। बुक्स में कितनी है? 0.03। थोड़ी देर यहां रख लेते इसको, 0.03। तो बताओ, मिट्टी में तो 0.3 है और हवा में 0.03 है बुक्स के हिसाब से। तो बताओ मिट्टी में कितने गुना हो गई? 10 गुना ज्यादा मिट्टी में। एनवायरमेंट से 10 गुना ज्यादा होती है, 10 टाइम्स मोर होती है रे तेरी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि ये आजकल एनवायरमेंट में या वायुमंडल में 0.03 नहीं है, ये बढ़ गई रे बाबा, ये हो चुकी है 0.04%। लेकिन वो आपको इंटरनेट पे मिलेगा, वो आपको इंटरनेट पे मिलेगा। बुक्स के अंदर तो आज भी वही लिखा हुआ है 0.03%। तो मिट्टी में CO2 0.3, हवा में या वायुमंडल में 0.03। ज्यादा किसमें? ज्यादा तो दादा मिट्टी में। मिट्टी में 10 गुना ज्यादा वायुमंडल से। तो द अमाउंट ऑफ, आप इसको वैसे इंग्लिश में भी देख ले तो आती, द अमाउंट ऑफ CO2 इन द सॉइल इज 0.3% एंड इज मोर देन द एटमोस्फेरिक CO2। एटमोस्फेयर में कितनी है? 0.03। अब ये जो मिट्टी में हवा होती है ना अंदर की साइड, वो पानी से संतृप्त रहती है, मतलब पूरी गीली रहती है, भीगी रहती है। तो इट रिमेन्स सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। जल वाष्प से तृप्त रहती है, संतृप्त रहती है, या गीली गीली रहती है, यूं कह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये वायुमंडल से कम होती है, कल मैंने आपको बताई भी थी, है ना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों इसमें
कम होती है बजाय किसके, वायुमंडल के, लेकिन CO2 ज्यादा होती है 10 गुना, ध्यान रखना मिट्टी के अंदर। करेक्ट है भाई। मृदा वायु में CO2 की मात्रा गहराई बढ़ेगी तो और ज्यादा बढ़ेगी। जब भी मैं गहराई में जाऊं CO2 बढ़ जाए, CO2 बढ़ जाए, लेकिन ऑक्सीजन घटती जाएगी। आप कुआं खोद रहे हैं, गहराई की तरफ खोदते खोदते जा रहे हैं, तो मान के चलिए CO2 आपको ज्यादा मिलेगी। कभी आप कुएं में जाएंगे ना अंदर तो दम घुटने लग जाता है, श्वास थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आता, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि वहां पर CO2 ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई। तो मुझे लगता है शायद मैं अपनी बात कहने में कामयाब रहा हूं कि जब भी मैं गहराई में जाऊं CO2 ज्यादा ज्यादा, CO2 ज्यादा ज्यादा, O2 कम कम, O2 कम कम। ठीक है भाई। बुक में भी 0.04 लेटेस्ट बुक्स में आई है 0.04, बाकी जो है ना किताबें जो कोर्स वाली है उनमें नहीं होगी, जैसे सुपर एग्रीकल्चर में इनमें तो आ गई। चलो दोस्तों, एक पार्ट फिर हमने पूरा कर लिया, सॉइल कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ेंगे सरफेस सॉइल और सब सॉइल में फर्क। सरफेस सॉइल और सब सॉइल में फर्क। पहले तो मैं आपको बता दूं सरफेस सॉइल क्या होती है। ये आ गई आपकी ये वाली, क्या होती है सरफेस सॉइल या सब सॉइल। चलिए मैं बता देता हूं आपको। ऊपर ऊपर की मट्टी रे बाबा, बाबा बाबा, ऊपर ऊपर की मिट्टी, जो सरफेस के ऊपर की ऊपर वाली, जिसको सरफेस सॉइल कहते हैं, ये 15 सेंटीमीटर तक होती है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट को 15 से 30 भी लिखते हैं। मिट्टी के ऊपर की जो 15 सेंटीमीटर है ना बाबा, उसी को कहते हैं सरफेस सॉइल या पृष्ठ मृदा या सतही मृदा। हिंदी में सतही, पता नहीं हिंदी में तो क्या क्या नाम आ जाते हैं इनके, लेकिन इंग्लिश का परफेक्ट वर्ड है सरफेस सॉइल। जो सरफेस पे है, ऊपर है, कितने सेंटीमीटर तक, 15 सेंटीमीटर तक कह दो या 0 से 15 सेंटीमीटर कह दो। और हमारे जो हल है ना, हल, औजार, हल, इक्विपमेंट्स, बस ये सरफेस सॉइल में ही चलते हैं। मैं तो हल ही चला रहा था, 15 सेंटीमीटर तक जाते हैं। तो मृदा की जो ऊपर वाली परत है, जिसपे खेती वाला काम करते समय औजार या मशीन चलती है, हल चलते हैं, प्लाऊ चलते हैं, हैरो चलते हैं, है ना, या फिर और कोई दूसरे जो है ना बेटा औजार चलते हैं, वो जहां तक जाते हैं ना, वही आपकी सरफेस सॉइल है। वही क्या बेटा, सरफेस सॉइल है। और उसके नीचे, जैसे यहां देखो, इस डायग्राम में देखो, गौर से देखिए इस डायग्राम को। ये डायग्राम आपको अपनी कहानी खुद कहता हुआ नजर आएगा। ये जो ऊपर वाला मिट्टी है, ये वाला है ना, ये वाला, ये देखो सरफेस सॉइल है। गौर से देखिए इसको। इसके नीचे ये सारा सब सॉइल है, जब तक सी नहीं आएगा तब तक सब सॉइल है। अब आपको सरफेस सॉइल की गहराई बताओ ना सर, तो मैंने कहा 15 सेंटीमीटर या 0 से 15 सेंटीमीटर। फिर आपको सर सब सॉइल की बताओ, वो तो कितनी भी हो सकती है। किसी जमीन में जो है ना C और R ऊपर भी आ सकता है, किसी में नीचे भी थोड़ा गहराई पे भी आ सकता है, तो उसकी गहराई नहीं नाप सकते आप, अलग अलग होती है। तो मैं बताऊं आपको सरफेस सॉइल क्या बताई मैंने, मिट्टी की वो वाली ऊपर वाली परत जिसपे खेती वाले औजार, हल वगैरह, एरो वगैरह, प्लाऊ वगैरह जाते हैं, मशीनरी चलती है, 0 से 15 सेंटीमीटर तक की होती है, वो तो क्या होगी आपकी सरफेस सॉइल। और उसके नीचे की मिट्टी क्या होगी, जो पेरेंट मेटेरियल तक जाएगी, जो रॉक्स तक जाएगी, चट्टानों तक जाएगी। जब हम जमीन खोदते हैं ना भाई साहब, कुआं खोदते हैं या फिर कोई ट्यूबवेल करते हैं, तो एक जगह पत्थर आता है, वो पत्थर क्या हो गया आपका, वो रॉक्स हो गया बाबा। उसके ठीक ऊपर क्या होता है, रॉक्स और मिट्टी दोनों का मिक्सअप आता है। रॉक्स और मिट्टी दोनों का मिक्सअप आता है, इसको मोरिंडो कहा हुआ है गांव में, वो आपका सी हो गया, ऐसे होता है। तो ये ऊपर वाली 15 सेंटीमीटर या 15 से 30 कुछ लोग बोलते हैं, वो तो मिट्टी होगी, मृदा होगी, सॉइल होगी, सरफेस सॉइल होगी। उसके नीचे वाली सब सॉइल होगी, वो कहां तक होगी, जहां तक पेरेंट मटेरियल आएगा, जहां तक पैतृक पदार्थ आएगा। एक बार में लिखा हुआ ये आपको बता देता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। ये देखो पृष्ठ मृदा क्या होगी, देखो मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि काम करते समय औजार मशीनरी वगैरह चल रही है, 0 से 15 सेंटीमीटर होती है और यही उपजाऊ होती है। द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, upper layer of the soil which we use tools and machinery while doing agriculture work is called surface soil। और ये कितनी होती है, this layer is 0 to 15 सेंटीमीटर thick and is fertile। सब भी देख लो भाई, या तो आप सब सॉइल, ये ऊपरी सतह के नीचे या सरफेस सॉइल के नीचे आ गई, जो पेरेंट मटेरियल तक जाएगी, और ये कहलाएगी सब सॉइल। सब सॉइल क्या होगी बेटा, द लेयर बिलो द अपर सरफेस एंड डीप अप टू पेरेंट मटेरियल इज कॉल्ड सब सॉइल। सब सॉइल।
ऊपर वाली जहां तक औजार चलते हैं, जहां तक मशीन चलती है, जहां तक हल चलते हैं, हैरो चलते हैं, फावड़े चलते हैं, वो सरफेस सॉइल 15 सेंटीमीटर तक होती है, 0 से 15। उसके नीचे वाली जो ना, जो पेरेंट मेटेरियल तक जाने वाली है, वो हो गई आपकी सब सॉइल या अवमृदा, और वो उपजाऊ होती है, ये उपजाऊ नहीं होती है। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, माने डिफरेंस है बता दो, ये सरफेस सॉइल सब सरफेस थे, तो अंतर बता दो ये। तो सबसे पहले नंबर 1 ये रहा, डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन सरफेस सॉइल। अब आपको पता, जो ऊपर ऊपर वाली मिट्टी होती है वो पूरी तरह से अपक्षयित होती है, फुली वेदर्ड होती है, कंप्लीटली वेदर्ड होती है, यानी कि वो पूरी तरह से चट्टान से मिट्टी बन चुकी होती है। तो पहला अंतर तो ये है, ऊपर वाले कृष्ण जी, कृष्ण जी, इसमें मुझे लग रहा है यहां तक ही सही, बाद में नहीं लिया आपने वो फाइल, है ना, इसके आगे नहीं आ रही हूं, कितनी है, ये है, ये है ना, है, उसमें क्यों नहीं आ रही है, ये देखो, दबाने पे नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, वैसे बताता हूं, चल बेटा वैसे लेते, कोई बात नहीं, कर लेते अपन, खुद ही अंतर कर लेते भाई साहब, हम तो बचपन से खुद ही कर लेते रे बाबा। ये ले लो, है ना, ज्यादा, ये ले लो, हम डिफरेंस करने वाले हैं, हम डिफरेंस करने वाले हैं। यहां पे कौन सी आ गई आपकी, ये वाली पृष्ठ मृदा या फिर सरफेस सॉइल, और इधर कौन सी आ गई, इधर आ गई आपकी सब सॉइल या अवमृदा, अवमृदा, या फिर आ गई आपकी सब सॉइल। ठीक है, कर ले अंतर। सबसे पहले तो देखो ये क्या होती है, ये भाई साहब फुली वेदर्ड होती है। फुली वेदर्ड बोले तो पूरा अपघटन या पूरी अपक्षय हो चुका होता है, पूरी ब्रेक डाउन होती है, ये इसमें कोई पत्थर मिलने की संभावना आपको नहीं है, तो पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, पूर्ण अपक्षयित होती है। ये वाली क्या होती है, ये थोड़ी कम होती है बेटा, ये पार्शियली वेदर्ड होती है। व्हाट इज पार्शियली वेदर्ड, आंशिक अपघटित, इसको देख लो एक बार इस समय, पार्शियली वेदर्ड मतलब आंशिक अपघटित होती है। ठीक है, पूरी अपघटित नहीं होती। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। पूरी पूरी या फुली वेदर्ड तो सब सरफेस सॉइल, या थोड़ी वेदर्ड या थोड़ी टूटी फूटी, थोड़े पत्थर वत्थर आ जाए इसमें, ये वाली कौन सी हो गई आपकी, ये आपकी हो गई सब सॉइल। करेक्ट है भाई। दूसरा लेते हैं नंबर, पॉइंट नंबर 2, इसमें ना एरेशन अच्छा होता है। ऊपर वाली माटी में एरेशन अच्छोर होवे, वायु संचार या वातन कहते हैं ना, वो बहुत शानदार होता है, तगड़ा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, जीवांश पदार्थ ज्यादा है ऊपर वाली में, और एक वो डायरेक्ट ही हवा के संपर्क में, सीधी ऊपर हवा आएगी तो ऊपर वाली मिट्टी में तो जाएगी, वो अंदर थोड़ी जाएगी, तो एरेशन या वायु संचार इसमें अच्छा होता है। सही है, ये वाला डिफरेंस वाला। इससे पहले आइए, इसमें नीचे वाले नहीं आ रही है, क्या हुआ इसको, इसके अंदर ही नहीं, उसकी बना लो, पीडीएफ बना के वैसे लगा दो ऊपर वाले, पीडीएफ है क्या इसमें, एक बार पीडीएफ खोल दो, फिर एक बार पीडीएफ खोल के थोड़ा टाइम लग जाएगा लिखने में, सिर्फ समझाना रहेगा, जल्दी हो जाएगा काम। कौन सी, ये 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट और मैगी तैयार भाई साहब, और नीचे आएगी, सर्च करोगे, सर्च रुको एक बार, 2 मिनट और मैगी तैयार भाई साहब। बस रुको, अभी आएगी। आने वाली है,
आ गई, मैंने कहा था ना एक दिन ये आ जाएगी, ये आ गई, आखिरकार आ ही गई। तो देखो ये क्या है, ये पूरी तरह से अपक्षयित होती है, कौन सी वाली, सरफेस सॉइल, पूरी तरह से क्या होती है, अपक्षयित, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं इसके अंदर, ये ऑप्शन भी अपने पास, पूर्ण अपघटित होती है, मतलब पूरी टूट के बिल्कुल पाउडर सी बनी हुई होती है, वो तो हो गई ऊपर वाली मिट्टी। और जो आंशिक रूप से अपक्षयित होती है, थोड़ी कम टूटी हुई होती है, वो हो गई आपकी नीचे वाली या सब सॉइल, समझ में आ गया, पूर्ण अपक्षयित सरफेस सॉइल, फुली वेदर्ड है सरफेस सॉइल, पार्शियली वेदर्ड है सब सॉइल, पार्शियली वेदर्ड है सब सॉइल। दूसरा देखो, इसमें वातन अच्छा होता है बाबा, वातन बोले तो एरेशन, हवा का जाना, यहां लाइन मान लेना बीच में, तो इसमें वायु संचार अच्छा होता है, मृदा वायु और वायुमंडल के बीच गैसें आती रहती है जाती रहती है, मिट्टी से वायुमंडल में, वायुमंडल से मिट्टी में। उधर क्या होता है, एरेशन अच्छा नहीं होता, वो तो जमीन के नीचे भैया 15 सेंटीमीटर नीचे, तो वहां हवा जाती नहीं और गैसों का आदान प्रदान भी कम होता है। तो सॉइल एरेशन इज गुड इन दिस सॉइल एंड गुड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सॉइल एंड द सॉइल एयर एंड एटमॉस्फेयर। जबकि उधर क्या है, सॉइल एरेशन इज नॉट गुड, नीचे वाली है भाई साहब, हवा इतनी जाती नहीं अंदर, एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज आल्सो वेरी पुअर, करेक्ट। तीसरा देखो रे बाबा, इधर ऑर्गेनिक मैटर भरा पड़ा रे, ऑर्गेनिक मैटर भरा पड़ा है, उसको ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है इसमें, भरा पड़ा ऑर्गेनिक मैटर। इधर क्या है, नीचे वाली मिट्टी में, और ऑर्गेनिक मैटर तो ऊपर रहता है, ऑर्गेनिक मैटर तो ऊपर ही तो रहता है भाई साहब, जीवांश पदार्थ ऊपर रहता है, ऊपर ऊपर तो आपका जैसे लीटर है, उसके नीचे डफ है, फिर हुमस है, फिर नीचे चालू हो जाएगी, फिर ये कम हो जाएगा, फिर नीचे ए तक ही रहता है। तो इधर ऑर्गेनिक मैटर, ऊपर वाली मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, जीवांश पदार्थ ज्यादा है, इधर नीचे वाली मिट्टी में कम होता, नीचे वाली मिट्टी में कम होता, ओ इधर माइक्रोब्स भी ज्यादा है, ऊपर वाली मिट्टी में सरफेस सॉइल में क्या बेटा, माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव ज्यादा है, उनकी क्रियाशीलता भी ज्यादा है। जबकि नीचे वाली मिट्टी में क्या है, सब सॉइल में माइक्रोब्स भी कम है, उनकी एक्टिविटी या सक्रियता भी कम है। तो काउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिविटीज हाई इन दिस सॉइल, काउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिविटीज लेस इन द सॉइल। ये ऊपर वाली मिट्टी ना बाबा उपजाऊ होती है, सरफेस सॉइल फर्टाइल, यहां खाद भरा है बहुत सारा। सरफेस सॉइल कैसी है, उपजाऊ है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, खाद है, ऑर्गेनिक मैटर है, जीवांश पदार्थ है। जबकि नीचे जाओगे ना सब सॉइल में 15 सेंटीमीटर नीचे, वो कम उपजाऊ है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व ज्यादा होते ही नहीं है। समझ में आ रहे हो से काई, आ रहे हो से काई, आ रहे हो से। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा या भूरा होता है, समझ में आ गया। दिस इज ए फर्टाइल सॉइल कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो क्या होगी, लेस फर्टाइल, लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, करेक्ट। और आगे चलो, इधर कलर कैसा मिलेगा, ऊपर वाले मिट्टी डार्क ब्राउन या ब्राउन, ऊपर वाले मिट्टी गहरे बुरी होवे या बुरी बुरी होवे, क्योंकि जीवांश पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है। नीचे वाली क्या होती है, या तो हल्के रंग की होती है या हल्के पीले रंग की, बोले तो लाइट और लाइट येलो कलर की होती है। इसकी सीईसी ज्यादा होती है, धनायन विनिमय क्षमता ऊपर वाले की ज्यादा होती है। पूछो क्यों, क्योंकि जीवांश पदार्थ, क्योंकि जीवांश पदार्थ है इसके अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा सीईसी किसकी होती है पता आपको, होमस की, होमस की सबसे ज्यादा सीईसी होवे। देखो जानते तो क्या सीईसी क्या होती है, एक बार कमेंट करके बताओ कितने बच्चे सीईसी जानते हैं। सीईसी, सीईसी का मतलब है 1 किलोमीटर जितने हाइड्रोजन या उसके इक्विवेलेंट आयंस को रखती है। 1 kg ड्राई सॉइल 1 किलो माटी जितने हाइड्रोजन लाती, सीईसी कहलाती। 1 किलो माटी जितने कैटाइंस लाती, 1 किलो मिट्टी में जितने मैक्सिमम कैटाइंस आ सकते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट बनाते हैं उनको हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट बनाते हैं। हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट कैसे, कि जैसे मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम की वैलेंसी तो 2 है, हाइड्रोजन की 1 ही है, तो 1 कैल्शियम के बराबर 2 हाइड्रोजन होंगे। मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो 3 है, तो उसको एल्यूमिनियम को अगर मान लो एल्यूमिनियम 5 मिल गया तो उसको 5 नहीं बोलेंगे, वो अकेला ही 3-3 हाइड्रोजन के बराबर है। इसका मतलब एल्यूमिनियम 5 मिलने का मतलब 15 हाइड्रोजन हो गए, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 किलो मिट्टी में जितने कैटाइंस आ जाते हैं, मैक्सिमम कैटाइन आते हैं, वही सीईसी है। और जिसकी जितनी सीईसी या धनायन विनिमय क्षमता, धनायन रखने की क्षमता ज्यादा होती है,
उतनी ही वो उपजाऊ होती है। तो ऊपर वाली मिट्टी की ना सी बहुत ज्यादा होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है, और नीचे वाले की तो कम होती है रे बाबा बाबा बाबा। तो ये आज का यहां तक रखेंगे, कल इसको सॉइल प्रोफाइल शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट रह गया, कोई दोबारा बताना है, तो भाई साहब कमेंट में लिख दो, मैं देखूंगा कमेंट में। ये वाले नहीं, लाइव वाले कमेंट नहीं, इसको होने के बाद में जरूर आप लिखो, उसको मैं अगले कोशिश करूंगा कि अगले में उसको शामिल कर पाऊं और उसका जवाब दे पाऊं। मुझे लग रहा है आप एंजॉय कर रहे होंगे। एजी केमिस्ट्री को आपने बना दिया एक बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट। एजी केमिस्ट्री बन गई इजी केमिस्ट्री, एजी केमिस्ट्री इजी केमिस्ट्री। हम एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझ रहे हैं। नोट्स की जरूरत नहीं है, नोट्स की कतई जरूरत ना है। आराम से किताब में से पढ़ा रहा हूं, आपकी किताब की लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं, अच्छे समझा रहा हूं, डायग्राम जहां जरूरत पड़ती है वहां डायग्राम दिखा रहा हूं। इससे अगर आप इससे अच्छा नहीं कर पाए तो भाई साहब फिर इसका कोई इलाज भी नहीं है, फिर तो कोई टाइल टूइल का धंधा पकड़ लेना चाहिए आपको। अगर इतना पढ़ाने के बाद में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो टाइल के ठेकेदार की तैयारी कर लेनी चाहिए भाई साहब, फिर तो और तो क्या बचा है, यही बचा है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए इस पार्ट को, चैप्टर को एंजॉय करते रहिए। जल्दी ही बायोलॉजी की क्लास भी चालू करूंगा, बायोलॉजी की भी चालू करेंगे। यस, पहले पार्ट चालू करूंगा, बिंदास, मजा आने वाला है। याद करोगे क्या बायोलॉजी यार, ऐसे भी कोई इतनी इजी बायोलॉजी होती है क्या। तो कल मिलेंगे, 7 बजे का टाइम है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।